बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जैव विकास से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण नियम को समझाने जा रहा हूं और उस नियम का नाम है हार्डी व वीनबर्ग का नियम। हार्डी व वीनबर्ग दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि 1908 में स्वतंत्र रूप से कार्य कर इस नियम को प्रतिपादित किया था। यह नियम वास्तव में आनुवंशिक साम्यता का नियम है, अर्थात किसी समष्टि में यह आनुवंशिक संतुलन को प्रदर्शित करता है जो वास्तव में एक आदर्श अवस्था होती है और प्राकृतिक रूप से ऐसी आदर्श समष्टि नहीं मिलती है। चलिए देखते हैं यह नियम क्या कहता है। इस नियम का स्टेटमेंट मैंने इस स्लाइड में लिखा हुआ है, आप इसे ढंग से समझें। यदि किसी समष्टि में आनुवंशिक विचलन, आनुवंशिक पुनर्संयोजन, प्राकृतिक वर्ण, जीन प्रवाह या पलायन व उत्परिवर्तन न हो तो उसकी जीनोटाइप आवृत्ति व एलील आवृत्तियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर या समान रहती हैं। यानी कि यह नियम दर्शाता है कि इस आदर्श अवस्था में कोई भी समष्टि या आबादी में उसकी जो जीनोटाइप आवृत्ति है और एलील आवृत्ति है वो एक समान रहती है। अगली पीढ़ी में भी ये आवृत्तियाँ एक समान रहती हैं, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। इनकी शर्तें ये हैं कि सबसे पहला तो आनुवंशिक विचलन उस समष्टि में नहीं होना चाहिए। शर्तें आपको दिखाई दे रही हैं स्लाइड में। पहली शर्त क्या है कि आनुवंशिक विचलन या संयोगवश जीन स्थानांतरण उस समष्टि में नहीं होना चाहिए। यानी कि बाई चांस जो जीन ट्रांसफ़र होता है उसको हम आनुवंशिक विचलन या जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो आनुवंशिक विचलन न होने की स्थिति में ही यह नियम सिद्ध होता है, यह नियम सत्य रहता है। दूसरा इसकी कंडीशन क्या है, दूसरी शर्त क्या है कि आनुवंशिक पुनर्संयोजन नहीं होना चाहिए। आनुवंशिक पुनर्संयोजन अर्थात जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। आपने पढ़ा था कक्षा 11 में कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जब युग्मक जनन होता है तो उस समय गुणसूत्रों के खंडों का आदान प्रदान होता है। इसको हम कहते हैं आनुवंशिक पुनर्संयोजन अर्थात जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो आनुवंशिक पुनर्संयोजन या क्रॉसिंग ओवर अगर ना हो तभी यह नियम सत्य होता है। तीसरी जो शर्त इसकी यह है कि प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन ना हो। यानी कि जो डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण की बात कही थी वो भी इस समष्टि में ना हो तभी यह नियम सिद्ध होता है या लागू होता है। चौथी जो इसकी शर्त है कि जीन प्रवाह या पलायन नहीं होना चाहिए, अर्थात उस समष्टि में नई जीन का प्रवेश नहीं होना चाहिए और इसी तरह से उस समष्टि से जीन को बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, अर्थात जीन का आगम व निर्गम न हो। ये इसकी चौथी शर्त है। पांचवी शर्त यह है कि उस समष्टि में उत्परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात सहसा होने वाला वंशानुगत उत्परिवर्तन उस समष्टि में नहीं होना चाहिए, तभी यह नियम लागू होता है। और छठी जो शर्त है कि समष्टि में यादृच्छिक जनन होना चाहिए, अर्थात रैंडम मैटिंग होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि उस समष्टि के सदस्यों में अर्थात व्यष्टियों में स्वतंत्र रूप से जनन की छूट होनी चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, रैंडम मैटिंग होनी चाहिए। तो ये 6 कंडीशन अगर लागू होती हैं तभी यह नियम लागू होता है और तभी ऐसी समष्टि में उसकी जो आवृत्तियां हैं, चाहे वो जीनोटाइप आवृत्ति हो या एलील आवृत्ति हो, वो फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब अगली स्लाइड में हम जो है इस नियम को थोड़ा और विस्तृत रूप में पढ़ना चाहेंगे। अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं हार्डी व वीनबर्ग के नियम का स्पष्टीकरण। अब हम इसको कैसे और स्पष्ट कर सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। यदि किसी समष्टि में एक जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए हो तथा प्रभावी एलील कैपिटल ए व अप्रभावी एलील स्मॉल ए हो तो उनकी एलील आवृत्ति क्रमशः यदि
स्मॉल p व स्मॉल q हो तो इस नियम के अनुसार p प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 1। तो ये इसका एक समीकरण है जो कि एलील आवृत्ति को दिखाता है कि एलील आवृत्ति अगर p है एक एलील की और दूसरे की q है तो इस नियम के अनुसार p प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं। परंतु द्विगुणित व्यष्टियों में आप जानते हैं कि एलील हमेशा जो है जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो द्विगुणित अवस्था में होते हैं और द्विगुणित शरीर या व्यष्टियाँ पाई जाती हैं समष्टि में। तो द्विगुणित व्यष्टियों में ये कंडीशन कैसी होगी, वहाँ फिर जीनोटाइप की आवृत्तियाँ निकलेगी, अर्थात कैपिटल ए की जीनोटाइप आवृत्ति होगी p इंटू पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। स्मॉल ए की जीनोटाइप आवृत्ति होगी q इंटू क्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इसी तरह से कैपिटल ए और स्मॉल ए की जीनोटाइप आवृत्ति होगी 2pq। तो यहाँ पर तीन प्रकार के जीनोटाइप इन दोनों एलील के बनेंगे। एक जीनोटाइप बनेगा कैपिटल ए, दूसरा बनेगा स्मॉल ए और तीसरा जीनोटाइप बनेगा कैपिटल ए और स्मॉल ए। और इनकी आवृत्तियाँ क्या होगी, कैपिटल ए की होगी पी स्क्वायर, स्मॉल ए की होगी क्यू स्क्वायर और कैपिटल ए स्मॉल ए की होगी 2pq। अतः नियमानुसार अब इसका समीकरण बनेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो यह समीकरण है जीनोटाइप आवृत्ति का समीकरण। इसके आगे आप इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये जीनोटाइप आवृत्ति भी समान होती है, अर्थात एक आप इसके बाद भी लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। इस तरह से आपने देख लिया कैसे जो हम इस नियम को जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। एलील आवृत्ति आपने पहले देखी, वो भी 1 भी p प्लस क्यू इक्वल टू 1, और फिर आपने जीनोटाइप आवृत्ति देखी, वो भी p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपने इस नियम को किस तरह से स्पष्ट करना है ये आपने सीख लिया। अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि इस नियम का प्रायोगिक सत्यापन यानी प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन हम कैसे करते हैं। यहाँ पर एक जो लक्षण है वो मानव समष्टि में पाया जाता है, उसको मैं यहाँ पर चुन रहा हूँ। वह है फिनाइल थायोकार्बेमाइड का जो कसैला स्वाद है। फिनाइल थायोकार्बेमाइड नाम का एक केमिकल होता है, उसके कसैले स्वाद को पहचानने के लिए मानव शरीर में एक जीन होती है कैपिटल टी, वह ना पहचानने वाली जीन होती है स्मॉल टी। इन दोनों जीनों का अनुपात 50% होता है, अर्थात 50% कैपिटल टी होती है और 50% स्मॉल टी होती है। इसलिए लिखा है यहाँ पर कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी इज इक्वल टू 100। उपरोक्त जीन के तीन संभावित जीनोटाइप क्या क्या होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी व स्मॉल टी। और इनका अनुपात पाया जाता है कैपिटल टी अनुपात कैपिटल टी अनुपात स्मॉल टी अनुपात इज इक्वल टू 25:50:25। अब हम इसके आगे गणना करते हैं कि एलील की आवृत्ति क्या होगी। पहले देखते हैं एलील कैपिटल टी की आवृत्ति क्या होगी। तो एलील कैपिटल टी की आवृत्ति का फॉर्मूला है कैपिटल टी एलीलों की संख्या बटे कुल एलील कौन से हैं, कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी की संख्या कितनी है। तो कैपिटल टी हमारे पास है 50 बटे कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी हमारे पास 100 है, ये आया आपका 0.5, ये वैल्यू होगी पी की। इसके बाद अब स्मॉल टी की आवृत्ति देखते हैं। स्मॉल टी की आवृत्ति निकलेगी स्मॉल टी की संख्या से अपॉन कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी की संख्या से, ये भी वैसे ही होगा 50/100 इक्वल टू इसका वैल्यू भी आएगी 0.5, ये वैल्यू मानी जाएगी क्यू की। अब हम इस नियम को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, p प्लस क्यू इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमने जो एलील की आवृत्ति है वो सिद्ध कर दी कि वो 1 होंगी। अब इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें जीनोटाइप जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी, जीनोटाइप जो आवृत्ति होती है, अब उस पर हम जो है उसकी गणना करेंगे। जीनोटाइप जो इसकी आवृत्ति होंगी वो द्विगुणित व्यष्टि में निकलती हैं। तो यहाँ पर जीनोटाइप कैपिटल टी की हो जाएगी आपकी कैपिटल टी की संख्या बटे कुल जीनोटाइप, ये हो जाएगा 25/100 इक्वल टू 0.25। इसी प्रकार से स्मॉल टी जीनोटाइप की आवृत्ति क्या हो जाएगी 25/100, ये हो जाएगा 0.25, ये वैल्यू होगी क्यू स्क्वायर की। इसी तरह जो तीसरा जीनोटाइप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी आवृत्ति निकलेगी 50/100 इज इक्वल टू इसका 0.50 आया, ये वैल्यू मानी जाएगी 2pq की। अब हम जो है इस नियम का जो इसका जो समीकरण है उसको अप्लाई करते हैं, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हो जाएगा ये 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.50 इज इक्वल टू
1। इस तरह से हमने जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी यहाँ पर सिद्ध कर दी कि वो नियत होती है या एक होती है। अब इसी प्रकार से हम भावी पीढ़ी में देखते हैं कि भावी पीढ़ी में क्या स्थिति होगी। अगर रैंडम मैटिंग वाली ये समष्टि है तो रैंडम मैटिंग होने पर इन एलील से जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइप जो आवृत्ति बनेगी उसका मान इस नियम के अनुसार होगा या नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं इस स्लाइड में। तो रैंडम मैटिंग होने पर हम देखते हैं हमारे पास 2 एलील है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसकी हमने इस चेकर बोर्ड के द्वारा पुनेट स्क्वायर की विधि से यहाँ पर देख लिया कि संतति कौन कौन सी बनेंगी। एक तरफ मेल गैमीट है, उसमें एक गैमीट में कैपिटल टी एलील है, दूसरे गैमीट में स्मॉल टी एलील है। वैसे ही मादा युग्मक में भी है। इस तरह से हमने इन दोनों युग्मकों को मिला के संतति प्राप्त करनी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली संतति यहाँ पर कैपिटल टी है, दूसरी कैपिटल टी स्मॉल टी है और तीसरी जो है कैपिटल टी स्मॉल टी है। यानी 3 तरह की संतति आपको यहाँ पर मिलेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब चलिए इनकी जीनोटाइप आवृत्ति की गणना करते हैं। कैपिटल टी ये होगी पी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकल रही है 0.25। 0.25 कैसे आया? ये कैपिटल टी की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 0.5 इंटू दूसरा कैपिटल टी, उसकी फ्रीक्वेंसी थी 0.5 इंटू 0.5 हो गया 0.25। इसी तरह से स्मॉल टी यानी क्यू स्क्वायर की हमने यूनिटाइप फ्रीक्वेंसी निकाली 0.5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0.25। अब जो तीसरी संतति है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, वो इक्वल टू होगा 2pq के। अब 2pq की जो फ्रीक्वेंसी निकली वो कितनी निकलेगी? 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ये फिर आया 0.5। इस तरह से अब हमने यहाँ पर देखा, अब इसको अप्लाई करते हैं इसका फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1, 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1। इस तरह से यह नियम सिद्ध हो गया। तो आज हमने जो है इस नियम को समझा जो कि अनुवांशिक साम्यता को दिखाता है, जेनेटिक बैलेंस को दिखाता है। और यह नियम प्राकृतिक रूप से कभी सिद्ध नहीं हो पाता है क्योंकि इस नियम की जो शर्तें हैं वो कभी भी प्रकृति में पूरी नहीं कर पाती है कोई भी समष्टि। आशा करता हूँ आपको ये अनुवांशिक साम्यता का हार्डी व वीनबर्ग का नियम आज समझ में आ गया होगा और आपके क्वेरीज़ हमेशा वेलकम है। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।